हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियाई का क्वेश्चन बनाना। एकदम ध्यान से समझना, इस चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो बहुत सिंपल होगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, समझाऊंगा भी कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ध्यान से देखना, मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन नए एनसीईआरटी के होंगे, पुराने एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन हम पुराने एनसीईआरटी से लेंगे बस, बाकी सारे क्वेश्चन नए एनसीईआरटी के होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनाते हैं, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एग्जाम्पल का। गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55.85 U, A=56, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी निकालने बोला है। आपको पता है, ये देखो मैं 13.61 स्टार्ट कर रहा हूँ। डेंसिटी बोल रहा है। डेंसिटी आपको पता है सर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कहीं का भी डेंसिटी हो, अगर मास डेंसिटी है तो मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ऊपर मुझे मास रखना है और वॉल्यूम किसका रखें, तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, हम लोगों ने ऐसा माना है कि स्फेरिकल होता है, ऐसा हमारा जंक्शन है। अगर स्फेरिकल होता है तो स्फीयर का आपको याद रखना है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर स्फीयर है तो ये होगा, अगर क्यूब होता तो ए क्यूब होता, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आपको मास जो दिया हुआ है वो मास क्या दिया हुआ है, 55.85 U दिया हुआ है। इस मास में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका दिक्कत क्या है कि जो यूनिट है वो U में है, एटॉमिक मास यूनिट में है। और हमको पता है कि सर अगर मुझे डेंसिटी को ऐसा यूनिट में लाना है ना, अगर मुझे इसको ऐसा यूनिट में लाना है तो सर मुझे मास को केजी में रखना पड़ेगा, हाँ कि ना, मास को केजी में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने एक नया चीज और सीखना है कि अगर यू में दिया हो तो केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर अगर मास दिया है 55.85 U, तो इसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करते हैं। सर इससे क्या हो जाता है भाई, इससे केजी में कन्वर्ट हो जाता है। अब मास ऑफ प्रोटॉन तो हर बच्चे को पता होता है, 55.85 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 होता है, तो इसे केजी में आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना भी सीख जाओ, 16 का टेबल आसान होता है इसलिए मुझे याद है, मुझे लगता है आपको भी याद होना चाहिए। 16 5 जा होता है 80, 80 का 0 रेस्ट 8, 80 16 8 जा 128 होता है, तो 128 प्लस 8 36 136 हो जाएगा। तो 16 यहाँ पर 13 बच गया। 16 5 जा 80, 80 फिर यहाँ पर लिख दिया तो ये 93 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया, 9 बच गया। ठीक है, 16 5 से फिर क्या हो गया 80, तो यहाँ पर आ गया 89। पीछे से कितने के बाद पॉइंट लगा, यहाँ पर 1 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद, तो टोटल 3 के बाद पॉइंट लगा है। हमारा आंसर किस में आया है, केजी में। एक सेकंड भाई, यहाँ पर इन सबको हटा देते हैं ये सब। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आया है, केजी में। और यहाँ पर 10⁻⁻27 तो बचा हुआ ही है, ये हमारा केजी में आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये मास लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो पीछे से, अब देखो 89 लिखा गया, मैं इसको 8.9 लिख दूँ क्या, पीछे से मैंने पॉइंट को सामने लाया है। तो आपको पता है कि सर जब भी हम पॉइंट को सामने लाते हैं तो हमारा जो पावर होता है वो 1 से बढ़ता है। तो इसका जो मास का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8.9 इंटू 10⁻⁻26। इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8.9 इज़ वेरी क्लोज टू 9, 9 के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो मैं इसको 9 लिख देता हूँ, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो कई बच्चों को तो यही समझ नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में कि सर हमें मास 9.27 क्यों ले लिया, जबकि क्वेश्चन में तो 55.85 बोला है। तो याद रखो बच्चों, यूनिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में 4/3 पाई का तो वही कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो हर बच्चे को पता होता है। आप लोग को दिक्कत क्या होता है सर, आर में, तो आपको पता होना चाहिए सर रेडियस जो होता है इस न्यूक्लियस चैप्टर में, न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है, इसके पहले वाले चैप्टर एटम्स वाले रेडियस से कंपेयर नहीं करना, ये न्यूक्लियस का रेडियस है। तो न्यूक्लियस का रेडियस होता है R0 A⁻1/3, यही होता है। ठीक है, जहां पर आपको R0 का वैल्यू पता होता है सर, होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। किस में होता है, मीटर में। अगर -15 को हटा देते हैं तो फर्मी मीटर में भी बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे वैल्यूज चाहिए था ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज मेरे पास है। अब हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में ए का वैल्यू 56 दिया हुआ है। ठीक है, चलो हम डेंसिटी निकालते हैं। तो मास की जगह मैं रख दूंगा क्या, देखो 9 इंटू 10⁻⁻26 रख दूंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, ये मैंने मास की जगह रख दिया। उसके बाद 4/3 की जगह 4 ही कर देता हूँ, 3 को मैं ऊपर भेज देता हूँ क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाता है। पाई की जगह 3.14 रख देते हैं। और आर का क्यूब है, देखिए आर का क्यूब है, आर का क्यूब मतलब इस पूरे का क्यूब हो जाएगा क्योंकि आर का वैल्यू पूरा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं R0 A 1/3 पूरे का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर हुआ।
यहाँ पर रो लिख देते हैं। देखो ये 3 और इस 3 को मैंने कैंसिल कर दिया, ये 3 और ये 3 को कैंसिल कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है इससे। तो यहाँ पर -26 आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 4। और देखो जब क्यूब इसमें लगेगा r में, तो ये r क्यूब हो जाएगा, r0 में r क्यूब हो जाएगा। और a टू द पावर 1/3 ऑलरेडी है, उसमें 3 आ जाएगा, तो 1/3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई आप लोगों को? ठीक है, तो 9 × 10⁻26 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और r0 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1.2 10⁻15। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻15 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और a का वैल्यू क्या है 56 है। देखिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, ऑल्दो हमको पता होना चाहिए कि हमको डेंसिटी का वैल्यू याद रखना है, बट कभी ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन आ गया तो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। इसी बहाने आपको कैलकुलेशन भी सीखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, मस्ट है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम लोगों ने किया है भाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करूँ तो नीचे 9 है, ऊपर 9 है, नीचे 4 है, तो उसको अभी वैसे ही रहने देते हैं। पहले तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या है यहाँ पे कि इस पूरे का क्यूब लगा हुआ है, 1.2 × 10⁻15 का क्यूब लगा हुआ है, ये मेरा हेडेक है। तो 12 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1.2 1.2 1.2, मतलब ये 1.2 को अगर 3 टाइम्स कैलकुलेट करें तो क्या होगा, आप मुझे बताइए तो क्या होगा बताओ। तो आपको बताया कि सर अगर 12 है ये, तो 12 को 2 बार करेंगे तो 144 आता है, इसमें एक बार और 12 कर देते हैं। तो 12 को अगर फिर से कर रहे हैं इसमें तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 को 4 बार करेंगे तो 12 चौक 48 का 4, 12 चौक 48 4 कितना हो जाएगा 52 का 2 हासिल है 5, 12 का 12 12 + 17। और कितने के बाद पॉइंट लगा 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या आ गया 1.728। तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 1.2 को 3 टाइम्स किए तो कितना आ गया 1.7, बस यही लिख देता हूँ, आगे और लिखने का नीड नहीं है। और फिर -15 का 3 है पावर, तो ये कितना हो जाएगा -45। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, इंटू 56, ये हमारा हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसको और आगे करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए यहाँ तक मेरे साथ चलिए भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब रो की जगह रो लिख देते हैं। अब देखो ये 9 नीचे 4 है, तो 9 से कितनी बार में जाएगा 9 × 81, 8 8 × 72, 6 × 54, तो 9 से लगभग 4 बार में जाता वो। ठीक है, अभी जो जैसा भी है वैसे लिखते जाते हैं। 9 नीचे 4 × 56 है, ठीक है, और 1.7 भी है तो इसको 17 कर देते हैं, ऊपर 10 कर देते हैं इसको। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ऐसे ही सीखना पड़ेगा आपको कैलकुलेट करना भाई, तभी फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। -26 और ये नीचे -45, -45 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +45, -26 + 45 क्या हो जाएगा, तो आप देखिए 45 प्लस में है और 26 माइनस में, तो ये दोनों माइनस होंगे। और कितना बचेगा यहाँ पर 15 में 6 गया 9 और ये 3, तो 19 बच जाएगा, तो यहाँ पर 19 बचा, 19 बच गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी बहाने मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ये 2 बार में जाएगा, लगभग 18 होता है लेकिन 2 बार में गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, इसके बाद देखो यहाँ तक हुआ है, तो रो बराबर क्या आ गया हमारा 10 बचा हुआ है और ये 19, तो ये हो गया 20 हो गया हमारा। और नीचे क्या है 8, 4 2 8, और 8 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक्के 48 हासिल आया 4, 8 पंचे 40, 4 24, 448 आ गया। इतना आया आप लोगों को समझ। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद देखो अब सर ये डिनोमिनेटर तो 448 है, तो ऊपर वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, तो मैंने 1000 बाहर निकाल लिया और ये कितना हो गया 20 का क्या हो गया 17 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और 448 है, ये लगभग 500 जैसा दिख रहा है, मतलब ये 500 होता तो 2 बार में जाता, लेकिन 500 से थोड़ा कम है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा बार में जाएगा, तो 2.2 लिख देता हूँ। ऐसा आपको सीखना पड़ेगा, 2.2 × 10⁻17 किस में आएगा आंसर kg/m³ में। क्या यहाँ तक आपको समझ आया क्या, आपको कैलकुलेशन भी सीखना पड़ेगा। ये है, देखो ये बहुत लंबा मैंने ऑल्दो किया है, लेकिन आपको इसका वैल्यू याद रखना है, इसका वैल्यू डेंसिटी का वैल्यू आपको याद रखना है। न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, हर न्यूक्लियस का सेम होता है, 2.2 × 10⁻17 kg/m³ यूनिट के साथ ध्यान रखना ना। ठीक है, मैं इसको वो कर रहा हूँ, छोटा करो ताकि एक ही पेज में आ जाए। ये देखो यहाँ पर है, तो शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से किया था, यहाँ से किया था। इसके बाद हम लोगों ने ये पूरा सॉल्व किया है, उसको सॉल्व करते करते हम यहाँ तक आए हैं। ये आपको आना चाहिए सॉल्व करने।
यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 13.1 समझ आया। 13.1 में समझना ये था कि बच्चों को यही समझ नहीं आता तो सर इसको यू में दिया तो केजी में क्यों लिया होगा। आपको समझ आया, क्योंकि ऐसा यूनिट में रखना था इसलिए हम लोग ने केजी में किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13.2 करते हैं। चलिए 13.2 क्या बोल रहे हैं, देखो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो। देखो देख के ही क्वेश्चन को बनाना सीखा जा सकता है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब 1 ग्राम में कितना एनर्जी होता है। तो आपको पता है कि आज से पहले मॉडर्न फिजिक्स से पहले हम कभी भी एनर्जी और मास को एक नहीं मानते थे, हम एनर्जी को अलग और मास को अलग मानते थे। लेकिन आइंस्टाइन के इक्वेशन के बाद हम सब चीज़ को एक ही मानने लगे कि जो मास है वही एनर्जी है, जो एनर्जी है वही मास है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज़ 1 ग्राम है तो उसके पास कितनी एनर्जी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, कितना एनर्जी होगा। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। तो 13.2 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि सर E = mc² होता है, यही मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन है। अब मास आपको दिया गया है 1 ग्राम। अगेन अगर आपको पता है कि सर मुझे E को जूल में निकालना है तो मुझे इस 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 10⁻³ kg हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो E = क्या हो जाएगा, देखिए 10⁻³ और C का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड होता है, ऐसा यूनिट में इतना होता है C का वैल्यू। अगर किसी चीज़ का पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, और अगर किसी का पावर में दिया हुआ 8 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया क्या। तो E का वैल्यू देखिए मैं सॉल्व करो तो 9 × 16 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 13, और आंसर किस में आएगा, जूल में। क्योंकि जूल में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को किस में रखा है, SI यूनिट में। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। यहाँ तक हम लोगों ने 13.2 भी सॉल्व कर लिया। 13.2 के बाद हम आते हैं 13.3 में। चलिए 13.3 में आते हैं। अब 13.3 में क्या बोला है, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 AMU का वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट इन जूल, पहले आप इसको जूल में निकालिए बोल रहा है, देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे ऑक्सीजन के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर में निकालने बोल रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अब इसके बाद आते हैं 13.3 में। 13.3 में तो मुझे इतना समझ आ गया सर, हमें मास और एनर्जी का रिलेशन बोला था E = mc² होता है। यहाँ पर मास इसने बोला है 1 AMU। सर 1 AMU कैसे रखेंगे सर, अगर मुझे जूल में ये चाहिए तो 1 AMU क्यों रखूँगा सर, इसको तो मुझे किस में रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट में 1 AMU क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये होता है 1.6 × 10⁻27 kg। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं भाई। अभी सब मैं बार बार इतने बेसिक से इसलिए बता रहा था कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं C² को बार बार पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। आपको पता है C² का वैल्यू कितना आएगा, 3 का 9 और 10⁸ का 16। तो इसको सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 10⁻16 लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर E देखो, यहाँ पर E देखो, तो 16 9 से कितना होता है 144 होता है। तो 144 में पीछे से एक बार पॉइंट लगा दो, 144 × 144 होता है। तो इसमें माइनस कर देते हैं 16 को, तो 11 आ जाएगा, -11 ये जूल हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया क्या। ये किस में आया आंसर मेरा, ये आंसर किस में आया भाई, ये जूल में आया। अब क्वेश्चन ने अगेन मुझे क्या बोला है, इतना ही दम है तो जूल के बाद इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के बताओ। अरे भाई बता देते हैं ना हम लोग, कितना इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात है क्या। जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। इतना सिंपल सा चीज़ है तो बच्चा जानता है। तो 4.4 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19। यहाँ तक तो बच्चा जानता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। 16 के टेबल में कितनी बार आता है, 9 टाइम्स में आता है। ठीक है, कितनी बार में आता है, 9 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का पॉइंट दोनों के पास है, पीछे से एक बात, तो दोनों का पॉइंट ऐसे भी कैंसिल होना था। तो 16 9 से इतना होता है, और इधर कितना आ जाएगा 10⁸। ये किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो ना भाई 11 और +19 हो जाएगा, -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। ये 19 से होता है ना चार्ज इलेक्ट्रॉन में, तो +19 हो जाएगा, तो 8 बच जाएगा। अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन में लिखोगे तो 10⁶ को अलग कर दो और उसको मेगा लिख दो, तो कितना बचेगा 10⁻² बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये जो आंसर मैंने लाया है ये अप्रॉक्स आंसर है,
आपको ये आंसर याद नहीं रखना है। 1 AMU में 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, हम 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोगों ने निकाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है, बहुत सारी चीज़ों को शॉर्टकट में दिया है। जैसे मास जो होता है वो एक्जैक्टली 1.6 नहीं होता, थोड़ा वैल्यू लार्ज होता है, ये भी एक्जैक्टली 1.6 नहीं होता, ये भी वैल्यू थोड़ा बड़ा होता है। तो हम लोगों ने मोटा माटी इतना निकाल लिया सर, 900 के आसपास ही आंसर आएगा, और बुक में भी उतना है, 931.5 आया, मतलब थोड़ा सा कम आया हमारा। यहाँ तक समझ आया कि आपको 13.3 का मैंने ये बताया। अब 13.3 के में नेक्स्ट पार्ट था यूजिंग दिस, मतलब इसको ये जो आप लोगों ने निकाला है 1 AMU के लिए एनर्जी निकाला है, तो अब इसको यूज़ करके आप इसके लिए निकालो, ऑक्सीजन के लिए निकालो। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझो, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से समझना, अगर आपने क्वेश्चन भी अच्छे से समझा तो आपका जो नीट वाला क्वेश्चन है वो सब अच्छे से बनेगा। तो 13.3 का हम लोगों ने आंसर निकाला था सर, 1 AMU में ना, 1 AMU में ना सर 14.4 इंटू 10⁻11 जूल एनर्जी होता है, या 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है, ये हम लोगों ने निकाला है, हाँ कि ना। 1 AMU में इतना एनर्जी होता है, 1 ग्राम नहीं है भाई, ये 1 AMU है, 1 AMU में इतना एनर्जी होता है। एक चीज़ और ध्यान रखो, हमने निकाला है तो 900 आया, लेकिन आपको इसका वैल्यू याद रखना है कि 1 AMU में जो एनर्जी होता है वो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको रट लो, हमारा यही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसको आप याद कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसको ध्यान रखना। इतना क्लियर हुआ मेरे भाई? अब आपको पूछ रहा है यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये जो अब पूछ रहा है कि इसके जो मास डिफेक्ट हुए हैं उसका एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो मास डिफेक्ट हुआ है वो तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। अगर इसका मास डिफेक्ट मुझे केजी में पता होता तो मैं ये एनर्जी को किस में निकाल लेता, जूल में। लेकिन इसके अलावा हम एक और शॉर्टकट फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज़ करते हैं, वो देखो। तो ई का फॉर्मूला एक और याद कर लो, मास डिफेक्ट बराबर होता है 931.5, और ये जो आंसर आता है इसको रखने से जो आंसर आता है वो आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस अर्थ तुमको इसको किस में रखना पड़ता है, AMU में। मास डिफेक्ट या तो हमको निकालना होता है या तो क्वेश्चन में दिया होता है। इस क्वेश्चन में ना इसको निकालने के लिए कोई चीज़ दिया हुआ है, ना मास ऑफ प्रोटॉन ना मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो मास डिफेक्ट ना बाई चांस यहाँ पे देना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन से ले लेते हैं। मास डिफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है 0.13691, तो यहाँ पर डेल एम का वैल्यू हम ले लेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि क्वेश्चन में देना था लेकिन दिया नहीं है। तो 0.13691 AMU में है, अच्छी बात है, ये AMU में है, AMU में रखते हैं और 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर किस में आ जाता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो इसको सॉल्व करते हैं ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो डेल एम बराबर 0.13691 इंटू 931.5, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो आप लोग सोच रहे हो 4 डिजिट इधर है, 5 डिजिट इधर है, भाई हालत ख़राब हो जाएगा सॉल्व करते। मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा है तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो 931 को ना 9.3 लिख दो, इंटू आपने कितना पीछे लाया है, सामने लाया 2, 1 और 2 सामने लाया तो 10⁻² हो जाएगा। इसको अभी वैसे ही रहने दो, और इसमें ना एक काम करो, ये इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 13.6 हो जाएगा, इंटू 9.3 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, अब जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन बहुत क्लोज आएगा। देखो मैंने क्या किया है, ये 5 डिजिट का था, इसको 3 का बना दिया, ये भी 4 डिजिट का था, इसको 2 का बना दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13.6 इंटू 36 इंटू 93 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 18 का 8 हासिल है 1, 3 × 9 और 9 1 10 हो जाएगा, और 3 × 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 × 54 का 4 हासिल है 5, 9 × 27 27 28 29 30 31 32 32 का 2 हासिल है 3, और 9 × 1 9 9 3 12, इतना हो जाएगा 8 4 6 2 1, इतना है। और कितने के बाद पॉइंट लगा है, इसमें 1 के बाद, इसमें भी 1 के बाद, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो ये क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट था। तो आंसर कितना है, 126.48 हमारा आंसर आया है, 126.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना इसमें जो आंसर आता है वो किस में आता है, 931 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक अच्छे से समझ आया क्या भाई? बस इतना सा है। देखो अब हमारा आंसर और इसका आंसर बहुत क्लोज है, देखो 127.5 और हमारा 126.48, मतलब लगभग 127 आया और इसका 127.5 आया है।
ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना, इसके बाद के जो डिजिट थे उसको मैंने नहीं लिया, लेकिन एग्जाम में याद रखना आपका ये आंसर मैच कर लेगा चारों में से किसी एक ऑप्शन से। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 13.3 हो गया हमारा, अब हम आते हैं 13.4 में। न्यूक्लियर फोर्स 13.4 कहाँ है भाई, देखो नोट करो आप लोग। 13.4 है हाफ लाइफ वाला। हमको हाफ लाइफ वाला या रेडियो एक्टिव डिके वाला हमको सॉल्व नहीं करना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमको सॉल्व नहीं करना है, नए बुक में भी नहीं है ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं है। ट्राइटियम ये सब क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन एक्चुअल में हमारे नए वाले बुक में होना था, बट इस क्वेश्चन को पता नहीं क्यों हटा दिया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये नीट जेई के लिए भी अच्छा है, 12th के लिए भी बहुत अच्छा है। सिंपल सा मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन है। 13.6 पुराने बुक में है और नए बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को पुराने बुक से ले रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पुराने बुक से लिया है, ओल्ड एनसीईआरटी से है, अगर नहीं भी है तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज पर ड्यूरिंग द अल्फा डीके बोला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक रिएक्शन है यूरेनियम कितना होता है 238 और ये है 92। इसको थोरियम TH में बदले हैं, इसका कितना है हमारे पास थोरियम का 234 और नीचे कितना है 90, प्लस यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला है। अल्फा का कितना होता है आपको पता है कि सर ये इसका नीचे 2 होता है ऊपर 4 होता है, ये हुआ है। तो कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके, तो पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी रिलीज बोले या बाइंडिंग एनर्जी बोले या क्यू वैल्यू बोले, सबका मतलब एक ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या करना होता है, जैसे आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर डेल एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सर, ये हमारा एनर्जी रिलीज होता है। हाँ कि ना, यही हमारा एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ तक तो आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं देखो, अब इसको निकालते कहते हैं मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट का मास है, हमेशा याद रखना मास डिफेक्ट क्या होता है, जो रिएक्टेंट का मास है माइनस जो प्रोडक्ट का मास है उसको करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है मास डिफेक्ट आता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये कर देंगे। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर मास डिफेक्ट निकालने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 238 देखो इसको पूरा लिखना है भाई 05079, ये है इसका मास यूरेनियम का। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे यूरेनियम है, और मास ऑफ प्रोडक्ट में कौन कौन आएगा, थोरियम प्लस अल्फा आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो यूरेनियम का मास ये है, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट में 2 है, अल्फा भी है और थोरियम भी है, तो 234.043। अगर सही से नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं करना है। प्लस अल्फा का कितना होता है देखिए 4.00260। देखो यहाँ से कैलकुलेशन सीखना कैसे करते हैं। तो मास डिफेक्ट में मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया, तो पहले ये दोनों एडिशन में थे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद इसमें भी 6 इसमें भी 6 है, तो सीधा अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ, इसको तो अभी ऐसे रहने दो 238.05079 को ऐसे रहने दो। मास ऑफ प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 6 6 12, एक आ गया 3 3 6 4 0, और इधर को करेंगे तो कितना आएगा 4 4 8, यहाँ पर 2 3, इतना आ जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करके देखना, सिंपल से मैंने बस ऐड करते गया हूँ, पीछे से मैंने स्टार्ट किया और ऐड करते गया हूँ। अब इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, इन दोनों के बीच माइनस का है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, अच्छा पॉइंट के बाद 5 5 ही है, तो देखो इन दोनों को माइनस करें तो डेल एम कितना आ जाएगा, देखो तो ये देखो 9 में 3 गया कितना आ जाएगा, तो 9 में 3 गया 6 आ जाएगा सर, 7 में 2 गया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सर। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर 238.05079 इसको है, इसको माइनस करना है 238.04623। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं। 9 में 3 गया कितना आएगा 6, 7 में 2 गया कितना आ जाएगा 5, और 10 ये 10 बन जाएगा, 10 में 6 गया कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर ये 4 बन जाएगा, तो 4 में 4 गया 0, ये 0.000। ठीक है, इतना ही आता है। मास डिफेक्ट हमेशा पॉइंट में ही आता है, बहुत कम मास डिफेक्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा मास डिफेक्ट कितना आ चुका है 0.00260
0.00456 आया है। ठीक है, इतना मेरा मास डिफेक्ट आया। और एक इसमें है, इसका यूनिट क्या है, AMU में है, क्योंकि दोनों AMU में थे तो ये भी AMU में। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आपको? ये आ गया हमारा, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, AMU में आया है हमारा। अब हमको मास डिफेक्ट पता चल गया तो हम एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इतना सिंपल है। अब एनर्जी कैसे निकलेगा देखिए, तो ये हो जाएगा 0.00456। देखो मैं वहाँ पर बोला वहाँ पर शॉर्टकट नहीं करना है, मैंने बोला वहाँ पे शॉर्टकट नहीं करना है, यहाँ पे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, वो मैं बताऊँगा कैसे करना है। देखो ये सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाता है काम। 931.5 आंसर किस में आने वाला है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो मैं उस समय भी बताया था मैंने, 931.5 को क्या मान लो, 9.3 मान लो, इंटू 10⁻⁴ क्या मान लो, 2 मान लो, और ये ई को अभी ऐसे रहने दो, ई 0.0045 और 6 है। अभी जो 10⁻² है उसको 2 आगे ला लो, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 0.45 कर लेते हैं, इंटू 9.3 कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट बताना है, बचाना है, इधर भी 2 डिजिट बचाना और इनको मल्टीप्लाई करना। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो 5 15 हो जाएगा, एक बचेगा 12, तो 12 और एक 13 हो जाएगा, है ना। फिर 9 से करते हैं, 5 ने 45 का 5 हासिल आया 4, और 4 ने 36, 36 4 40, 5 8 1 4, पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 4 पॉइंट कितना आ गया देखिए, 4.185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आया हमारा आंसर। इतना हमारा आंसर है। चलो मिलाते हैं हमारा आंसर और इसमें आंसर। तो देखो 4.185 है, इसका 4.25 आया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर बहुत क्लोज आएगा। तो मैंने बोला है कि प्लस माइनस में कभी भी कोई शॉर्टकट मत करना, उसमें पूरा सॉल्व करना। लेकिन जब मल्टीप्लाई करने आओ तो 931.5 को 9.3 इंटू 10⁻² कर देना और इधर इसको भेज देना, और इसके बाद 2 डिजिट ही लेना पॉइंट के बाद, तो ये आंसर आपका बहुत क्लोज आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसी में देखो ये ओल्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा ही, क्योंकि इस चैप्टर में इसी टाइप के ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छे से समझना भाई, एक एक चीज तो बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ आएगा तो बाकी क्वेश्चन भी बनेगा। देखो अभी सेकंड क्या बोला है, सो दैट यूरेनियम कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट अ प्रोटॉन। बोल रहे हैं कि जो यूरेनियम है वो अल्फा तो निकाला, स्पॉन्टेनियसली निकाला कि नहीं निकाला। स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है अपने आप निकाला कि नहीं निकाला। तो अपने आप निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, ये हम कैसे पढ़ते हैं, आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो वो चीज़ समझा होगा। मैं बस आपको एक लाइन में बताता हूँ, स्पॉन्टेनियसली हुआ है कि नहीं हुआ है इसका पता कैसे चलता है। अगर हमारा बाइंडिंग एनर्जी या हमारा मास डिफेक्ट पॉजिटिव है, अगर मेरा मास डिफेक्ट क्या है, मेरा मास डिफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, अपने आप है। अगर मैं अब यूरेनियम का एक इक्वेशन लिखूं प्रोटॉन के लिए, और अगर उसमें मास डिफेक्ट पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यही है ओल्ड एनसीईआरटी का, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको हटा दिए पता नहीं क्यों। तो इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा है कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। यूरेनियम इक्वल्स टू दिया हुआ है, यूरेनियम को दिया गया है, यूरेनियम का दिया गया है Pa प्लस H, ये तो 238 है और ये 92 है कि ना, और इधर की तरफ है 91 और ऊपर की तरफ है 237, और यहाँ पर है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग H हाइड्रोजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अगेन आपको पता है कि सर इन दोनों का मास और इसके मास, इन दोनों को मुझे माइनस करना है, तो मैं मास डिफेक्ट निकालता हूँ। तो इसका मास क्या दिया था, तो उस समय जो लिए थे 12380.05079, ये हमारा इसका मास था, माइनस ये तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट के मास को, तो प्रोडक्ट में तो 2 है तो दोनों के मास को ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका मास कितना दिया हुआ है, पी का मास कितना दिया हुआ है, देखो मेरे पास बुक है तो मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ, आप नेट से भी ये क्वेश्चन निकाल के देख सकते हो, ये दिया हुआ है। और प्लस ये जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है, इसका मास दिया हुआ है 1.00783, ये दिया हुआ है। तो इससे इन दोनों के मास के सम को माइनस करना है। ठीक है, चलो अगेन मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, कोई नया नहीं है। इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 0 1 रेस्ट हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, तो 2 3 8 ये बचेगा, और ये आंसर किस में आएगा, AMU में। ठीक है, इसको माइनस करना है मुझे किसके साथ,
ये इसके साथ रिएक्टेंट के साथ इन दोनों के सम को माइनस करना है, मतलब इन दोनों को माइनस करना है, समझिए इन दोनों को माइनस करना है। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, थ्रू 238 0.0507 माइनस 238 0.05904। देखो मैं आपको बताता हूँ, 238 तो शुरू का तो बराबर है, देखो ये 05 है, ये भी क्या है 05 है, लेकिन आप देखोगे तो नीचे वाला जो हमारा वो है डिजिट है वो बड़ा है, मतलब ये वाला हमारा वैल्यू क्या है बिगर है, बिगर है, इसको और क्या बोल सकते हैं बड़ा है। अगर माइनस वाला वैल्यू बड़ा है तो जाहिर सी बात है सर हमारा आंसर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। जब मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारा बड़ा है, कैसे पता चला, क्योंकि 05 तक सेम था, लेकिन इसमें फिर 0 आया, इसमें फिर 0 आया, और इसमें क्या आ गया फिर 9, मतलब माइनस वाला वैल्यू बड़ा है। अगर ये माइनस वाला वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सर इसको माइनस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है और ये वाला वैल्यू क्या है हमारा, ये वैल्यू छोटा है। अगर ये वैल्यू छोटा है तो हमारा मास डिफेक्ट किस में आएगा, निगेटिव। अगर मास डिफेक्ट ही निगेटिव आ जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या आ जाएगा मेरा, निगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है, अपने आप पॉसिबल नहीं है। इसको हम अपनी तरफ से अलग से एनर्जी देके, फोर्स देके करवा सकते हैं, लेकिन ये अपने आप होना पॉसिबल नहीं है भाई। इससे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। देखो कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आता है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, नहीं है भाई स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसका मास डिफेक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। इसको करवाने के लिए हमको अलग से एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों ने 13.6 कर लिया, इसके बाद हम 13.7 में आते हैं। 7 में 13.7, ये तो ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। क्यों भाई क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर ये सब नए बुक में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया इतना अच्छे टॉपिक को। ठीक है, 13.7 एक थ्योरी क्वेश्चन है, देखते हैं थ्योरी क्वेश्चन में क्या बोलता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ अभी, जो थ्योरी वाला है, वो तो नए वाले एनसीईआरटी में है, तो वो देखना, पता नहीं कौन से नंबर में, 3.5 वगैरह में होगा, ठीक है। इसमें ना एक न्यूक्लियर, अब ये ना थ्योरी है और इसमें कुछ खास है नहीं, मैं आपको ऐसे ही बोल के बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक इक्वेशन दिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, और बोला गया है ये बैलेंस्ड है कि नहीं है केमिकल इक्वेशन के टर्म्स में। तो केमिकल इक्वेशंस कौन से होते हैं, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नॉर्मल एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाला जो इक्वेशन होता है उसको केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी है, उसके टर्म्स में ये बैलेंस है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो बैलेंस होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, वो बैलेंस होता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन में जो बैलेंस होता है वो होता है एटम्स का नंबर या मॉलिक्यूल्स बैलेंस होता है। उसमें हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं देखते। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो केमिकल रिएक्शन और इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते। न्यूक्लियर रिएक्शन को देख के हम बता नहीं सकते कि केमिकली ये बैलेंस्ड है कि नहीं, केमिकल इक्वेशन के हिसाब से बैलेंस है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन ये पूछा था। सेकंड थ्योरी में क्या पूछ रहा है, इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, इन व्हाट वे द मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, कंजर्व है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, इन व्हाट वे मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन बोल रहे हैं। तो आप समझो, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व ही होते हैं, उसमें चेंज कोई भी नहीं आता। चेंज किस में आता है, तो मास में आता है। तो हम नंबर को देख के बता नहीं सकते, मतलब कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है वो बैलेंस है ये देख के नहीं बता सकते कि एनर्जी रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन कोई भी प्रोसेस में या तो एनर्जी रिलीज होता है या तो कंज्यूम होता है, और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है उसके मास डिफेक्ट का। तो नंबर्स को देख के नहीं बता सकते, मास को देख के बता सकते। सेकंड क्वेश्चन ये था। तीसरा बोल रहे हैं A general impression exists that mass energy interconversion take place only in nuclear reaction, never in chemical reaction. This is a strictly speaking incorrect explanation. क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर रिएक्शन में तो ये बोलते हैं कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होता है। तो बोल रहे हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता क्या? तो हम फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें भी ये होता है,
वहाँ पे भी मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के कंपेयर में बहुत कम होता है, और मेनली इसको देखा जा सकता है मिलियन टाइम्स कम होता है केमिकल रिएक्शन में। तो वहाँ पर भी मास और एनर्जी कन्वर्ट होता है, यहाँ पर भी मास और एनर्जी कन्वर्ट होता है। यही ये थ्योरी क्वेश्चन था। तो इससे आगे बढ़ते हैं ना, थ्योरी क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन तो उसका थ्योरी जो है वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप उसको रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, जो नया एनसीईआरटी में उसी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम एंड लिथियम, दोनों लिथियम ही है भाई, हैव अ रिस्पेक्टिव अबेंडेंस, नहीं ये नहीं बनाना है 13.1, नए एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं ये नहीं बनाना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बनाना है। तो नए एनसीईआरटी में ये है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है। तो मुझे नाइट्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी निकालने बोला है, ठीक है। तो 13 पॉइंट ये ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें नाइट्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है भाई, तो नाइट्रोजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ग्रुप ही तो है। शुरुआत में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, नाइट्रोजन। क्यों बनाया होगा, क्योंकि अलग अलग थे तो स्टेबल नहीं थे। कोई भी इंसान क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बनाया होगा, तो दोनों ने मिलकर नाइट्रोजन बनाया, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। और कोई भी चीज़ जब ज़्यादा स्टेबल होता है तो उनके बीच का बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव में आता है। सिंपल सा ये चीज़ है। तो बहुत सारे, कितने सारे, तो कितने सारे प्रोटॉन मिले होंगे नाइट्रोजन को बनाने के लिए, कहाँ लिखे हैं मेरे भाई, तो 7 प्रोटॉन मिले होंगे और 7 न्यूट्रॉन मिले होंगे। इन दोनों ने मिलकर ही क्या बनाया होगा, नाइट्रोजन को बनाया होगा। क्या यहाँ तक आपको समझ आया क्या? तो बोल रहे हैं कि इसको बनाए हैं, तो इनमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनके बीच बाइंडिंग एनर्जी कितना है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि सर बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो होता है सर मास डिफेक्ट इंटू 931.5, रटा गया है सर। इसी चीज़ को 100 बार करें क्या, तो 100 बार करना पड़ सकता है। अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो सीखने का अच्छा तरीका है भाई। तो आपको पता है कि सर पहले इन दोनों के मास को जोड़ना है और इसके मास से इसको माइनस कर देना। तो 7 प्रोटॉन है, तो 7 इंटू प्रोटॉन कितना, तो प्रोटॉन का मास देखो ऊपर दिया हुआ है, जो टेबल बना हुआ है, एक्चुअल में MH लिखा हुआ है, प्रोटॉन का मास है, यहाँ पर प्रोटॉन का हाइड्रोजन जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कितना है, 1.0072825 AMU में है, प्लस मास ऑफ किसका है, रिएक्टेंट्स का है, रिएक्टेंट का मास है, ठीक है, ये है। और इंटू 7, और इंटू 7 इंटू क्या है मेरे भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 1.008665 है, ठीक है। तो ये मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट है। अब पहले मैं मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेता हूँ, तो मैं 7 कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर बच जाएगा 0.07825 प्लस 1.008665, ठीक है। अब इसको दोनों को ऐड करते हैं, तो 6 है, इधर भी 6 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 10 हासिल है 1, 6 2 8 1 9, 6 6 12 13 14 हासिल है 1, क्या हुआ, हाँ। उसके बाद 7 8 8 16 1, फिर 0, फिर 1 1 2, तो कितना आ गया 2। एक बार फिर से करते, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सही है कि नहीं। 5 5 10 रेस्ट 1, 6 2 8 1 9, 6 6 12 13 14 1 15, 5 5 0 1 आ गया, 6 2 8 1 9 आ गया, 6 6 12 13 14 1 15, नहीं 1 15 नहीं, रेस्ट तो हुआ ही नहीं। 6 2 8 8 तो 14 हासिल है 1, 8 8 16 6 हासिल है 1 1, हाँ सही है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 7 का, कुछ नहीं करना है, पीछे से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का 0, 7 9 63, 7 4 28, 28 और 6 कितना होता है 34, 4 का 4 रेस्ट 3, 7 6 42, 42 में 3 45, 45 का 5 हासिल है 4, ठीक है। 7 1 7 1 7 और 1 4 11 1 आ गया, और ये 1 का 1 हो गया, और 7 2 14, तो क्या आ गया 14.11543, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो ये मेरे रिएक्टेंट का हो गया। और आपको पता है कि सर मास डिफेक्ट जो होता है, मास डिफेक्ट जो होता है सर, वो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है मेरा 14.11543 ये है, ठीक है। और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जो नाइट्रोजन है उसका मास दिया हुआ है 14 पॉइंट दिया हुआ है 14
0.00307 ये दिया हुआ है। इन दोनों को माइनस करना है। आप लोग के लिए तो एक दर्द का काम हो जाएगा भाई। देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, देखिए माइनस कर रहा हूँ ना, 14 ऐसे ही लिख के माइनस करना, तब सही से माइनस होगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस होंगे। पहले इधर के नंबर को लिख लेना, फिर पॉइंट को एक साथ स्टार्ट करना। 00307, इसमें 5 डिजिट ही दिया, आखिरी में कुछ नहीं दिया तो जीरो लगा देना उसके नीचे। 0 में 0 गया 0, 13 में 7 गया, 13 में 7 गया, कितना बचेगा भाई? 13 में 7 गया 6, 4 तो 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे क्या बचेगा? 0 0। तो मास डिफेक्ट कितना आ गया? 112,360 ये आ गया। अब मैंने आपको बताया कि मास डिफेक्ट पता चल चुका है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मास डिफेक्ट पता चल चुका है, ये हमारा डेल एम का वैल्यू है। तो आपका एनर्जी होता है, डेल एम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.112,360 इंटू 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई, मैंने आपको तरीका बताया है कि सर क्या करना है, इसमें से पीछे से 2 के बाद पॉइंट ला लेना, तो ये क्या हो जाएगा? 9.3 इंटू 10⁻² हो जाएगा। और इधर क्या है लिखा हुआ है, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, 1.2360 लिख देते हैं। इसको क्या करना है बोला मैंने, उसके बाद देखो एक बार, ये 2 को सामने ला दो तो क्या हो जाएगा? देखो 11.2 हो जाएगा इंटू 9.3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 2 बार में है 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 9 से 9 दूनी 18, हासिल है 1, 9 एकम 9, 1 10, हासिल है 1, 9 एकम 9, 1 10, 6, 8 2 से 11, हासिल है 1, 3 1 4, ये 10। तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट 014.16, ये क्या आ गया हमारा आंसर? हाँ ना 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 ना, किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो तो ये सही है कि नहीं, आंसर मैच करो। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, आंसर मिला लेते हैं भाई। सही है, 104 ही आया है इसका आंसर। यहाँ तक समझ आया? देखो मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, मैंने कभी भी प्लस माइनस में कभी भी शॉर्टकट नहीं किया, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई में एक शॉर्टकट किया, एक तरीका अपनाता हूँ मैं। 931.5 को मैं 9.3 लिखता हूँ और उसको इधर लाता हूँ। इतना आपको समझ है, आपको भी ऐसे ही करना है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अच्छे से बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस 13.1 के बाद हम आते हैं एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन में। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है गिवन मास ऑफ, एक कॉपर वाला है। उसके बाद है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद आयरन और बिस्मथ के लिए है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आयरन वाला, उस क्वेश्चन में बहुत सारा कैलकुलेशन है, मैंने कैलकुलेशन पहले से बना के रख दिया ताकि टाइम सेव हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो आयरन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो दोनों के मास को ऐड करना है, उसके बाद आयरन के मास से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इतना सिंपल से, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि आयरन जो है वो 26 प्रोटॉनों से मिलकर बना है। जो नीचे होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअल में वही इसका प्रोटॉन का नंबर होता है। तो इसका 26 प्रोटॉन है, 26 को 56 से माइनस कर दोगे, ऊपर 56 लिखा उससे माइनस कर दोगे 26 को, तो जो आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो 30 न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है, तब जाके एक आयरन बना है। तो इसमें 26 प्रोटॉन है, तो 26 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको मैंने 26 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? देखो आप कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना, खुद से कर लेना। मैंने पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर दोनों को ऐसे ऐड कर देते हैं, हमको तो पता है कि ये, तो इसका आंसर आया 26.203450। वैसे मैंने न्यूट्रॉन को भी निकाल लिया है, तो न्यूट्रॉन का भी जो टोटल आया है वो इतना आया है। कितना है? न्यूट्रॉन का जो टोटल आया है वो आया है 302599 30। इन दोनों को मैंने, ठीक है, फिर इन दोनों का जो मास आएगा उसको ऐड करना है, तो मैंने इसका मास यहाँ पे लिख दिया और दोनों के मास को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो टोटल मास, जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो आया है 56,463,400। ये टोटल रिएक्टेंट का मास है। अब आपको पता है कि सर रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास से, मतलब इसके मास को टोटल इससे मास से माइनस करना है, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ध्यान समझना, ठीक है। ये जो है, ये क्या है? ये प्रोटॉन का मास है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। और ये क्या था? टोटल मास ऑफ, सॉरी वो न्यूट्रॉन था, ये प्रोटॉन था। ये प्रोटॉन है, ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन था। इन दोनों के मास को ऐड किए तो टोटल मास ऑफ क्या निकल गया मेरा?
रिएक्टेंट का मास, ये रिएक्टेंट का मास है, ये मास ऑफ प्रोडक्ट है। इन दोनों मास को माइनस कर देंगे, इसके मास और इसके मास को माइनस कर देंगे, ऐसे ऊपर नीचे लिख के ही माइनस करना। माइनस करेंगे तो कितना आ गया मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट जो मेरा आ गया 0.052846 इतना आ गया। अब ये अगर मुझे मास डिफेक्ट पता चल चुका है, अगर मुझे मास डिफेक्ट पता चल चुका है, अगर मुझे मास डिफेक्ट पता चल गया तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 931.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको ट्रिक बताया, 931.5 को क्या लिख सकते हो, 9.3 लिख देना। 10⁻2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसको मैंने इधर लाऊंगा, 10⁻2 को इधर मल्टीप्लाई कर देना तो 52.8 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 528 × 93, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 8 से ये देखो ये मल्टीप्लाई किया तो 8 से 3 बार में जाएगा तो 24.2 और 8 × 24 2 4 हासिल है 2, 3 दूनी 6 2 8, 5 3 15, और यहाँ पे 9 से करेंगे तो 8 9 72 का 2, रेस्ट 7, 9 दूनी 18, 18 2 20, 5 25 हासिल है 2, 5 9 45, 46 48। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, यहाँ पे आ गया मेरा 4, और यहाँ पे आ गया 8 2 10 हासिल है 1, 8 2 10 11 हासिल है 1, 7 1 8 1 9, 491। ठीक है, पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, इसमें 1 के बाद, इसमें भी 1 के बाद, पीछे के 2 के बाद पॉइंट लगा देता हूँ। तो हमारा ई जो आ गया है ये आ गया, फिर से करते हैं, 8 3 24 का हासिल है 2, 8 3 2 6 2 8, 5 3 15, 15 का 15, 8 8 9 72 हासिल है 7, 9 2 18 25 हासिल है 2, 5 9 45 2 47, 4 8 2 10, 5 से 15 8 10 5 2 10, ये 7 1 8 1 9। हाँ, ये आ गया मेरा एनर्जी 491.04, ये मेरा आ गया है। ठीक है, ये क्या आया मेरा एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी कितना आया मेरा 491। लेकिन क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी भले बोला है, लेकिन आप पीछे एनसीईआरटी में चेक करोगे तो उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी नहीं दिया, उसने वैल्यू जो दिया वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया, यहाँ तक आपको समझ आया, मैंने बाइंडिंग एनर्जी निकाला। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं ना, देखिए ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगा देखो, 491 डिवाइडेड बाय 56, इसमें मास नंबर है, मास नंबर से डिवाइड करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाता है। 56 के टेबल में कितनी बार में आएगा तो देखते हैं, 56 × 8 करते हैं तो 8 छक्के 48, 48 का 8 हासिल है 4, 8 पंचे 40 4 44, 448, मतलब 8 बार में जाएगा ये, क्योंकि 9 बार में से ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 टाइम्स में से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर, अगर मैं ऐसे भाग दूँ, ये है तुम्हारा 4 9 1, ये है तुम्हारा 56, तो 8 टाइम्स में गया कितना 4 4 8, कितना बच जाएगा यहाँ पे देखो, अगर 50 जाता तो एक 40 बचता, 43 बचेगा। ठीक है, 43 बचेगा, पॉइंट लगा देते हैं, ये लगा देते हैं 430। अगेन ये 7 बार में जाएगा, क्योंकि 8 में तो 448 होता है, 7 बार में जाएगा तो 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है पर न्यूक्लियन एनर्जी है। यहाँ से समझ आया क्या आप लोगों को, यहाँ तक समझ आया क्या। इसी तरह BI का बिस्मत का भी आपको निकालने बोला है, वो आप खुद से निकाल लेना, कैलकुलेशन उसका कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है कॉपर वाला, वो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था भर भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अ गिवन कॉइन हैज़ अ मास ऑफ 3 ग्राम, एक कॉइन है उसका मास 3 ग्राम का है। ठीक है, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, मतलब वो जो 3 ग्राम का कॉइन है उसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करना है। ठीक है, तो हमको कितना एनर्जी चाहिए होगा, याद रखना जितना उस दोनों को जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए था उतना ही एनर्जी उन दोनों को तोड़ने के लिए भी चाहिए होगा। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है दोनों जो मिलके कॉपर बने हैं, तो जोड़ने के टाइम एक बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगा दोनों को जुड़े रहने के लिए, तो उतना ही एनर्जी इन दोनों को तोड़ने के लिए भी चाहिए होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो वो एनर्जी निकल जाएगा दोनों को सेपरेट करने के लिए। इतना समझ आया। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक कॉपर के लिए नहीं पूछा है, एक कॉपर के कॉइन के लिए पूछा है, और एक कॉपर के कॉइन में सिर्फ एक कॉपर का एटम नहीं होगा भाई, क्योंकि कॉपर तो बहुत छोटा होता है। तो 3 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कॉपर्स होंगे ये भी हमको निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पर 13.3 मैं बताने जा रहा हूँ। 13.3 यहाँ पर एक कॉपर का कॉइन दिया हुआ है। ठीक है, 2 रुपये का सिक्का समझो, कॉपर का कॉइन है, कॉपर का है, कॉपर का कॉइन है, और ये कॉपर का कॉइन है वो 3 ग्राम का है, 3 ग्राम का है। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि एक एटम बोलते हो, एक न्यूक्लियस के लिए कितना एनर्जी चाहिए, कितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए था होगा, ये देखते हैं। ठीक,
तो हमको सिंपल सा पता है कि सर कितने कॉपर का क्या होता है, कॉपर का क्या लिखा हुआ है, देखो कॉपर का दिया हुआ है आपको 29 और 63, तो सर इसका मतलब इसमें 29 प्रोटॉन है और 63 से माइनस कर दो 29 को, तो यहाँ पर 34 आ जाएगा, 34 न्यूट्रॉन है, इसी को मिला के कॉपर बना हुआ है। तो अगेन कितना लंबा खतरनाक कैलकुलेशन है भाई, 29 इंटू 1.0072825 ये है, ठीक है, ये हमारे ये कैलकुलेशन है, ठीक। और इसी में देखो प्लस 34 इंटू कितना है 1.00865, तब इसका मास निकलेगा, इसका इन दोनों का मास, और इन दोनों का जो मास आएगा उसको कॉपर के मास से क्या करना है, माइनस कर देना है। कॉपर का मास दिया हुआ है 62.92960, ये दिया हुआ है 92960, ये कॉपर का दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई में साथ साथ करो, सीखना। 9 से 5 का 45, 9 से 5 का 45, हासिल आया 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2, 8 नहीं 72, 72 2 74, 7, ठीक है, 7 नहीं 63, 63 और 7 70, हासिल आया 7, 7 का 7, 0 और 9 का 9, ये हुआ हमारा किसका 9 से। अब 2 से करते हैं। 5 दूनी 10 का 0, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 1 5, हासिल आया 1, 8 दूनी 16 17, हासिल आया 1, 7 दूनी 14 1 15, हासिल आया 1, 1 यहाँ पर आ गया, ये 0 आ गया, 2 एकम 2, तो 5 2 9 7 14, हासिल आया 1 2 9 2, कितने के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 29.247925 आया इसका, ये मल्टीप्लाई मैंने किया। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 20 24 24 2 26, 24 फिर 2 26, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 3 आ जाएगा 0 और 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब इसमें देखो 4 से किया ना, 4 में से 20 का 0, हासिल आया 2, 6 चौक 24, 24 26, 24 26, 8 चौक 32, 32 34, हासिल आया 3 0, यहाँ पे 4 आया रहता है, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आएगा यहाँ पे 4। अब ठीक है 3 से करते हैं। 5 3 15 का 5, हासिल आया 1, 5 3 15 हासिल आया 1, 6 3 18 19, हासिल आया 1, 6 3 18 19, हासिल आया 1, 8 3 24 1 25, हासिल आया 2, यहाँ पे 2 0 3, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। 0 5 5 10, हासिल आया 1, 16, हासिल आया 1, यहाँ पे आ गया 14, हासिल है 1, 5 3 8 1 9 2 4 3, 1 2 3 4 6 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, इतना, ये 34 ये आया। अब इन दोनों को ऐड भी करना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके इसके मास से क्या करना है, माइनस करना है। चलो इन दोनों को ऐड करते हैं। अब ऐड करते हैं, देखो तुम लोग के सामने ही कर रहा हूँ भाई, ये आ गया 29.24792 ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड करने के लिए लाया हूँ, ये जो आंसर आया उसमें। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 8 4 12 हो गया, हासिल 1 14 हो गया, 1 आ गया, ये 5, ये 9 4 13 हो गया, हासिल आ गया 3 2 5 1 6, 63.54256 ये आया है, 65 आया है, ठीक है। इतना आया मेरा कॉपर का 29, ठीक है, कॉपर 63, ठीक है। अब ये मेरा इसका मास हो गया। तो मास डिफेक्ट बराबर क्या होता है, रिएक्टेंट का मास, तो रिएक्टेंट का मास कितना है 63.54265 माइनस किसका, प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट में कॉपर ही बन रहा था, तो कॉपर का मास कितना दिया हुआ था 62.92960, इन दोनों को माइनस करना है। देखो भाई बहुत हार्ड, 9296 एक और कुछ नहीं तो एक और 0 लगा देते हैं। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 15 में 6 गया 9 आ जाएगा, 11 में 9 गया 2 आ जाएगा, 3 में 2 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 में 9 गया 4 आ जाएगा, 15 में 9 गया 4 आ जाएगा,
ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया 0.42, ये मास डिफेक्ट आ गया। अब एक बार मास डिफेक्ट आ गया मेरे भाई, एक बार मास डिफेक्ट आ गया है तो तुमको पता है कि सर बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ना वो मास डिफेक्ट इंटू 931.5, ये आंसर आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तब इसको करते हैं, देखो 0.412965 इंटू 931.5 होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं तुमको बताया, इसको 9.3 लिख दो तो इसका 10⁻²⁴ बाहर आ जाएगा क्योंकि मैंने पॉइंट इधर ला लिया है। इसको इधर कर दो तो 41.2 हो जाएगा। यहाँ तो समझ आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो आंसर लाता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 3⁻, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 93 को, तो ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18, हासिला 1, 9 1 10, हासिला 1, 9 चौक 36, 1 37, ठीक है। तो 6, 8 2 से 11, हासिला 1 3, और ये 3, और ये 8, ये 3, तो कितना आ गया 38316, पीछे के बाद 2 का पॉइंट 383 आ गया। हमारा जो एनर्जी है 383.16 आ गया, 383.16, ये हमारा आया है आंसर 383.16, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, ये हमारा आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, ये किस में आया आंसर हमारा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन ये जो आंसर है ये तो कॉपर के एक एटम के लिए है, या सॉरी एक एटम नहीं, एक न्यूक्लियस के लिए है। लेकिन कॉपर के कितने, 3 ग्राम में कितने सारे न्यूक्लियस होंगे ये भी हमको पता लगाना पड़ेगा। ये तो केवल किसके लिए है, फॉर 1 कॉपर न्यूक्लियस, इसके लिए है। अब कितने सारे होंगे 3 ग्राम में ये भी पता लगा लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन 3 ग्राम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर इनटू एक्स इन ग्राम, गिवन मास जो है वो ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मास नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻23, एक्स ग्राम में है तो कितना है 3 ग्राम है, और डिवाइडेड बाय मास नंबर कितना है इसका 63 है ना, यहाँ पे 63 कर देते हैं। तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 2 3 1 21 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया देखो 6/21 × 10⁻3, इतने सारे 3 ग्राम में इतने सारे कॉपर होंगे, ये नंबर ऑफ कॉपर है। ठीक है, ये इतने सारे कॉपर होंगे। अब एक कॉपर का आपको पता है आंसर कितना है, 383 × 0.16 आया है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो ये हो जाएगा 383.16, ये एक के लिए है, और टोटल इतने सारे हैं 6/21 × 10⁻23, तो कितना एनर्जी लगेगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा क्या, ये 3 से 7 बार में जाएगा, 3 7 21, ये 3 से कितनी बार में जाएगा देखते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 8 24 कर देते हैं इसको, 4 कर देते हैं इसको, तो ये तो 128 × 6 डिवाइडेड बाय 7, 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7, 5 बजेगा, 7 8 56, 10⁻23। इसका आंसर ना यार देखो 6 और ये 7 है तो ये थोड़ा सा कटेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई होगा, मतलब 128 से थोड़ा कम आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा रुको चेक करते हैं। तो 7 से कितनी बार में जाएगा, 128 × 7 है, तो 7 एकम 7, 7 8 56, 2 पॉइंट लगा दो, 7 21, 18.3 × 6 × 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.8 × 6 × 10⁻23, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको करेंगे तो 6 8 6 48 का 8 चला है 4, और 8 6 कम 6 6 4 10, 23, एक के बाद पॉइंट है तो ये लगा दिया। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट को मैंने आगे बढ़ाया था तो ये तो 24 हो जाना था, 24, ये 24 हो जाना है। इसको और कैसे लिख सकते हैं 1.08 × 10⁻25, और ये किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इतना सारा एनर्जी मुझे चाहिए होगा।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कॉपर वाला तो हमारा हो गया। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है 1.08 इंटू 10⁻25। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मेगा को पहले 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻20। अब ये आप लोग करना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगा से जूल में। तो ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन था लेकिन उतना टफ नहीं था, इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आप पूरा क्वेश्चन को एक साथ देख लो। ये देखो, ये था कॉपर दिया हुआ था, कॉपर का ये दिया हुआ था, तो मैंने कॉपर का पहले एक कॉपर के लिए निकाल लिया कितना होगा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एक कॉपर के लिए निकाला, फिर हमने 3 ग्राम में कितने कॉपर होंगे, तो 3 ग्राम में कितने कॉपर होंगे ये मैंने निकाल लिया, 3 ग्राम में कितने कॉपर होंगे। फिर जितने कॉपर होंगे उनसे मैंने क्या कर दिया, जितना एक कॉपर के लिए बाइंडिंग एनर्जी आया था उसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये आंसर आया कि अब ये जो आंसर आया ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्वेश्चन ने जूल में भी बोला है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻20 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ तक समझ आया क्या, ये देखो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी में, ये तो पुराना है, नए वाले में कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ये सब नहीं है। ये सपोज इसके बाद ये वाला है, द फ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ पीयू आर सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम, द एवरेज एनर्जी 13.4 सॉल्व करने वाला हूँ। नया एनसीईआरटी का ना, न्यू एनसीईआरटी का है, न्यू एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो बोल रहे बने हाउ मच एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज इन ऑल द एटम्स ऑफ 1 kg ऑफ प्योर पीयू अंडर गोज द फ्यूजन। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन 13.4 में, ये बोल रहा है कि जो पीयू है इसके एक एटम से 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है, तो इसके 1 kg से कितना निकलेगा, क्वेश्चन मार्क। तो सर जब एक एटम से इतना निकलता है तो 1 kg में कितने होंगे, तो सॉरी एक न्यूक्लियस से इतना निकलता है तो 1 kg में कितने न्यूक्लियस होंगे, है कि ना। तो इसका फॉर्मूला होता है एवोगाड्रो नंबर इनटू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास नंबर, यही होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6 इंटू 10⁻23। गिवन मास कितना है ग्राम में 1000 होगा, क्योंकि 1 kg को ग्राम लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा। मास नंबर कितना हो जाएगा, इसका कितना दिया हुआ है 239 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यार, आंसर आएगा और क्या। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गए। अब मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियस को सिंप्लीफाई करना है, तो 3 क्या हो जाएगा 23 6 हो जाएगा, 3 और 23 6 हो जाएगा। यहाँ से करते हैं 6 से कैंसिल होगा क्या, ये इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। अब इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी 1 kg में कितना होता है, ठीक है, तो 1 kg में इतने सारे एटम्स होते हैं और एक एटम का एनर्जी कितना है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 180 है, ये है, इसको मैं 240 मान लूँ, 240 ये मान लो, ये 180 कर देते हैं, 10⁻26 कर देते हैं, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया। ये 6 से 4 बार में गया, है कि ना, 6 से 4 बार में चले गया, 6 से 4 बार में गया। और ये कितना हो जाएगा 4 से 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो ये आ गया 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हमारा आंसर आया है, इतना एनर्जी होगा पीयू में। आया समझ यहाँ तक, देखो कुछ नहीं किया है। इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ही तो निकालना था, क्योंकि एक न्यूक्लियस का एनर्जी दे दिया था, तो मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाल लिया। ये फॉर्मूला होता है एवोगाड्रो नंबर इन द गिवन मास इन ग्राम अपॉन मास नंबर, या मॉलिक्यूलर वेट डाल देते थे जो हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, वही है। उसके बाद मैंने यहाँ से निकाल लिया, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या? ये नया एनसीईआरटी में ना इस क्वेश्चन का नंबर है 13.7। ठीक है, इस क्वेश्चन का नंबर है 13.7। ठीक है, यहाँ तक करो। थर्टीन पॉइंट थ्री के बाद मैंने 13.7 बता दिया था, लेकिन 13.3 के बाद 13.7, उसके बाद 13.4 बता रहा हूँ। 13.4 में क्या बोला है, दो न्यूक्लियस दिए हुए हैं, इन दोनों के रेडियाई का वो बोला है, रेशियो बोला है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि सर रेडियस इक्वस, आपको पता है कि सर रेडियस R1/R2 बराबर होगा R0 a⁻1/3 और a⁻1/3। A1 हो जाएगा, ये a2 1/3 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा सर, R0 R0 ये तो कांस्टेंट है। बचेगा क्या, a1 डिवाइडेड बाई a2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/3। a1 का वैल्यू कितना है देखिए 197, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 197, ये 779। देखिए एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 197 और 197 और ये दिया हुआ है आपका 107। यहाँ पर लिखा है 1/3, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, ठीक। अभी देखो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 197 1/3 किसके क्लोज है, 107 किसके क्लोज है हमको नहीं पता। तो हम अप्रॉक्स ही निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट तो निकालना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अप्रॉक्स निकाल के देखते हैं अप्रॉक्स कितना आएगा। 197 25 को 3 बार करते हैं तो कितना आता है, 625 आता है। 12 को 3 बार करते हैं तो कितना आता है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं कितना आता है। देखिए 107 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में तो जाएगा ही, कंफर्म है। और कितना बच जाएगा यहाँ पर 90, पॉइंट लगा दूंगा तो 900 हो जाएगा। तो लगभग 8 टाइम्स में जाएगा 1/3। अब 1/8 1.8, इसका 1/3 कितना होगा, अगर 1 होता, 1 का 1/3 होता है 1, 1.8 का 1/3 कितना होगा, 1 से तो ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। और 0.8 का ऐसा बोलते कि 0.2 तो समथिंग होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.2। 197 डिवाइडेड बाय 107 का हो जाएगा 1.2। ये ध्यान रखना, ये 13.5 है। ठीक, ठीक है। इसके बाद 13.5 स्टार्ट करते हैं। 13.5 में क्या बोल रहे हैं देखो, हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि वेयर द मासेस डिटरमाइन द गिवन रिएक्शन क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेट वेदर द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब देखिए एक्सोथर्मिक कब होता है, बस इतना बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक कब होता है, एक्सोथर्मिक कब होता है, जब बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव हो या मास डिफेक्ट तुम्हारा क्या हो, पॉजिटिव हो। और इसके वाइसे वर्स एंडोथर्मिक कब होगा, जब बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव हो या मास डिफेक्ट क्या हो, नेगेटिव हो। दो रिएक्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद से करना। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें कैलकुलेशन कम है, वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप करना भाई, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। 1,3 इसको इससे मिल रहा है मुझे H12 प्लस H12। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। चलो, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट हो, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। इन दोनों के मास को ऐड करना है और उससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मास दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है इसका मास हम लोग को सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ था बुक में। तो 007 क्या दिया हुआ था देखते हैं, तो 1.007825 7825 0.7825 ये दिया हुआ था। प्लस इसका मास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो इसका मास दिया हुआ है 1,3 का मास दिया हुआ है, ट्राइडियम का मास दिया हुआ है 3016049 14 1 4 2 6 1 7। ठीक है, ये 8 का 8 आ जाएगा, 6 6 12 13 हासिल है 1 2 0
4, ये हमारा मास हो जाएगा। इन दोनों का जो सम ऑफ मास है इतना हो जाएगा। इन दोनों का भी सम ऑफ मास निकाल लेते हैं, ये दोनों तो सेम ही है, तो दोनों मास लिखता हूँ तो 2.014102 2.014102 दोनों को ऐड कर दो तो 40282004 ये आ जाएगा। इन दोनों के मास को माइनस करते हैं। माइनस करने से पहले ही बता देता हूँ, देखो आप लोग देखो ध्यान से, इसमें 4 कॉमन है, इसमें 02 भी सेम है, लेकिन इसमें 02 के बाद 8 आया है, इसमें 3 आया है, मतलब ये वाला मास मेरा बड़ा है। ये जो मास है मेरा बड़ा है। कौन सा मास बड़ा है? जो मेरा प्रोडक्ट का मास बड़ा है, मतलब मेरा डेल एम क्या आने वाला है यहाँ पे जो मेरा डेल एम आने वाला है, डेल एम वो कैसा आने वाला है? वो निगेटिव आने वाला है, वो निगेटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या आ गया मेरा? बड़ा आ गया, ये वाला टर्म बड़ा आ गया। अगर ये बड़ा आ गया तो मेरा आंसर किस में आने वाला है? नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में आ गया तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होने वाला है? कन्फर्म एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होगा? ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, हमारे द्वारा एनर्जी देंगे तब ये रिएक्शन आगे होगा। ये तो ऐसे ही पता चल गया, इन दोनों के मास को मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? एंडोथर्मिक है ये, ठीक है। अगर आप इसका आंसर निकालना चाहे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। तो मेरा जो बड़ा मास है उसको पहले लिखता हूँ, तो बड़ा वाला मास है, मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो मास है वो है 4.028204 ये मेरा है। और मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था? 4.023874 ये था। इन दोनों को माइनस कर दो, 0 10 में 7 गया 3, ये 11 में 8 गया 3, और ये 8 का 7 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 0.0 इतना मास हमारा डिफेक्ट है निगेटिव में। ये हमारा मास डिफेक्ट किस में आया? नेगेटिव में। कितना आया? -0.004330। ठीक है, इसमें 931.5 को मल्टीप्लाई कर दो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से अभी तो एक काम करो, ये तो मास डिफेक्ट है, इसको एनर्जी में लिखना है, इसको एनर्जी में निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा। और आपको पता है कि 0.004330 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 931.5 से, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं, आपको पता है मैं इसको 9.3 लिखता हूँ, और इसको मैं लिख दूँगा 0.43 इंटू 9.3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 43 इंटू 9.3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 9 4 3 12 9 3 27 कहाँ से लाया? 2 9 4 36 36 2 38 9 9 9 3। तो ये कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है? इसमें 1 के बाद, इसमें 2 के बाद, 3 के बाद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा -3.999, ये अप्रॉक्सीमेटली -4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। अगर इस रिएक्शन को करवाना है तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्या यहाँ तक आपको समझ आया क्या? एक बार देख लो इसको मैंने क्या किया शुरू से आखिर तक। ये देखो, तो ये दिया हुआ था एक रिएक्शन। अब पूछा था एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है जब पॉजिटिव होता है, और एंडोथर्मिक होता है, एंडो होता है जब क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ था, इन दोनों के मास को मैंने ऐड किया, इन दोनों के मास को ऐड किया, तो मुझे पता चला ये वाला मास बड़ा है, मतलब मेरा आंसर नेगेटिव में है। और नेगेटिव में आया 931 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना क्या पता चल गया? कितना एनर्जी मुझे कंज्यूम करेगा। यहाँ तक समझ आया क्या? ये 13.5 है। अब 13.6 में आते हैं, 13.6 में आते हैं 13.6 में आते हैं, नए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना। 13.6 में क्या बोल रहा है? अगर आयरन 2 भागों में टूट जाए, आप क्वेश्चन बुक से पढ़ लेना, नए एनसीईआरटी में 13.6, पुराने में 13.16, ये न्यू में है, न्यू एनसीईआरटी में 13.6 है, और पुराने में ओल्ड में है ये 13.16। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर आयरन 2 भागों में टूट जाए, 26 होता है, ये 56 होता है, 2 भागों में टूट जाए, किस में टूट रहा है? ये एल्यूमिनियम में। एयर कितना है इसका? 1328 प्लस 1328, इसमें 2 भागों में टूट जाए। तो बोल रहा है फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल, आर्ग्यू बाय ये, मतलब ये बोल रहा है कि अपने आप पॉसिबल है कि नहीं है। अपने आप पॉसिबल कब होगा? जब ये मास और ये मास को कंपेयर करेंगे। ये मास डेल एम बराबर पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्या होगा? अपने आप होगा, ठीक है। और अगर निगेटिव आया तो हमको करवाना पड़ेगा। तो चेक करते हैं इन दोनों का मास कितना है। इसका मास दिया हुआ है 55,93494, और इसका मास, इसका एक का मास है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि 2 बार है, ये 2 बार है ना, ये ऐसे बोल देता हूँ भाई। चलो मैं दोनों का मास एक बार लिख देता हूँ। इसका मास कितना है?
27.98191 प्लस 27.98191 ये है, ये 2 बार है। ठीक है, इन दोनों मास को ऐड करूँगा, इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, अगर पॉजिटिव आया तो अपने आप होगा, नहीं तो हमको करवाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, 91919, तो इसके नीचे लिख के ऐड करता हूँ, आसान होता है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 9 18 हासिल 1 1 1 2 1 3 8 8 16 हासिल 1 9 9 18 19 हासिल 1 7 7 14 15 हासिल 1 2 2 4 1 5, ये होगा। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर, इन दोनों को ऐड करने से 55, और पीछे से कितने के बाद पॉइंट था ये, 1 2 3 4 5 के बाद, तो 2 2 4 5 के बाद पॉइंट लगा दिए। अब देख कंपेयर करते हैं, 55 दोनों में है, 9 9 दोनों में है। अब देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। मतलब मेरा मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर मास ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है मतलब हमारा जो मास डिफेक्ट आएगा वो क्या होएगा, निगेटिव में आएगा। अगर ये निगेटिव में आएगा, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप नहीं होगा, इसको हमको करवाना पड़ेगा। कितना एनर्जी देके करवाना पड़ेगा, तो दोनों मासेस को, जितना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास को माइनस कर लो और 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना एनर्जी देके करवाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये है हमारा 13.6, ये हमारा 13.6। ठीक है, अब आते हैं 13.7 में। 13.7 तो मैं बता चुका हूँ, बीच में ही बता दिया था मैंने। 13.3 के बाद मैंने डायरेक्ट 13.7 बता दिया था, उसके बाद 13.4 बताया था, 13.7 बता दिया। 13.8 में आते हैं। 13.8 में क्या बोल रहा है देखो, 13.8, ठीक है 13.8 देखते हैं। 13.8 न्यू एनसीईआरटी में, 13.19 है ओल्ड एनसीईआरटी में। ठीक है, तो 13.8 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक रिएक्शन दिया हुआ है, ड्यूट्रॉन के 2 ड्यूट्रॉन को मिला के एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें एक हीलियम बन रहा है। हीलियम का न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि एक बल्ब है जो 100 वाट का है, 100 वाट का है। 100 वाट मतलब होता है 100 जूल पर सेकंड चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है इतना का बल्ब है, अगर इतने पावर का बल्ब है तो ये बल्ब कितने टाइम तक जलेगा, किससे जलेगा। मेरे पास 2 kg ड्यूट्रॉन है तो कितने टाइम तक ये जल सकता है, ये क्वेश्चन समझ आया। मेरे पास ये रॉ मटेरियल है, इतना फ्यूल है, इस फ्यूल से इस बल्ब को मैं कितने दिनों तक जला सकता हूँ। आया समझ, जैसे कोयला है, कोयले से मैं ट्रेन को कितने दिनों तक चला सकता हूँ, वैसे इस रॉ मटेरियल से मैं कितने दिनों तक जला सकता हूँ। अगर आपने क्लास में चीज़ को अच्छे से समझा होगा, इसको बेसिक समझा होगा, तब अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा। अभी बस मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो P बराबर होता है E/T। ये जो E होता है वो टोटल होता है, इस टोटल का मतलब भी समझ आएगा, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम ये होता है। इतना समझ आया, इतना बस समझो अभी, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। चलो अब इसको देखो, यही फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालने से पहले मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन में एनर्जी कितना था, एक रिएक्शन में एनर्जी कितना था, तो एक रिएक्शन में 3.27 था। ठीक है, और एक रिएक्शन में कितने 2 ड्यूट्रॉन पार्ट ले रहे थे, 2 ड्यूट्रॉन पार्ट ले रहे थे, तो एक ड्यूट्रॉन से एनर्जी कितना था, एक ड्यूट्रॉन से एनर्जी कितना था। तो तुमको पता है कि सर जब 2 से इतना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा। 2 से इतना मिल रहा है तो 1 से कितना मिलेगा, एक ड्यूट्रॉन से, तो एक ड्यूट्रॉन से कितना निकल जाएगा, 2 1 2 6 2 3 1.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 से मिल जाएगा। हाँ कि ना, इतना 1 से मिल जाएगा। ठीक है, अगर 1 से इतना मिल रहा है तो मुझे ये बताओ कि 2 kg से कितना मिलेगा, 2 kg से कितना मिलेगा, 2 kg से कितना एनर्जी मिलेगा। तो 2 kg में कितने न्यूट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का ड्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। मैं आपको पहले भी बता चुके हैं फॉर्मूला, एवोगाड्रो नंबर इंटू मास इन ग्राम। गिवन मास को ग्राम में रखते हैं तो ग्राम में रखेंगे तो 2 kg का 2000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का मास कितना है 2, तो नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, तो ये देखिए नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स है 6 × 10 तो 26 है। हाँ कि ना, और 1 से हमको पता है कि सर 1 से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, 1 से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, तो इतने सारों से मुझे कितना एनर्जी मिलेगा ये मुझे पता लगाना है।
इतने से मुझे कितना एनर्जी मिलेगा वो पता लगाना है। तो चलो टोटल एनर्जी पता लगाते हैं। टोटल एनर्जी यही है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो एक से मुझे मिला है 1.63 इंटू इतना सारा मेरे पास है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? क्योंकि ये जो एक का है वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1.63 इंटू 6 इंटू 10⁻26, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 6 होता है 96, मतलब 9.6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻26। इसको रफली मैं 10⁻27 लिख देता हूँ, 27 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखना मैंने एवोगाड्रो का वैल्यू क्या लिया है, 10⁻26 ले लिया। नहीं भाई 10⁻23 होता है। इन दोनों को वो करेंगे तब हमारा 10⁻26 आएगा, ऐड करेंगे तब 26 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आया ये टोटल एनर्जी आ गया हमारा, टोटल एनर्जी। लेकिन किस में आया है? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखना उस फॉर्मूले में, वो जो फॉर्मूला है उसमें जूल में रखना है, ऐसा यूनिट में रखना है। तो इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। 16 × 10⁻20 होता है। एक वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है और मेगा लगाया तो 10⁻6। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? 10⁻27 को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जूल में। 16 ये कितना हो जाएगा? 26 में 27 में 6 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा? 3 33 हो जाएगा। 33 में ये गया तो 10⁻13 हो जाएगा। ये जूल में आ गया मेरा आंसर, जूल में आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर जूल में आ गया है, ठीक। ये मेरा आंसर जूल में है। अगर मेरा आंसर मुझे जूल में पता है, ठीक, अगर मुझे आंसर जूल में पता चल चुका है तो मैं पावर इक्वल क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। अब मुझे एनर्जी पता है, पावर पता है। पावर है मुझे 100 और मेरा एनर्जी कितना है? 16 × 10⁻13 और मेरा टाइम मुझे निकालना है, ये टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? देखो टी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 16 × 10⁻11 हो जाएगा। ये किस में आएगा? लेकिन सेकंड में, ठीक है। अब इसको मुझे निकालना है, क्या निकालना है यहाँ से? सेकंड में, ईयर में निकालना है। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 3.15 होता है। मैं 3 लिख देता हूँ। 3.15 × 10⁻7 होता है, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाता है अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से लगभग 3-5 बार में जाएगा। 5 × 10⁻, कितना आ जाएगा भाई? 7 4 11 होता है, तो 4 ईयर आ जाएगा। इतना आएगा हमारा आंसर। बस चेक कर लेते हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, आंसर करेक्ट है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13.8 के बाद आ जाते हैं 13.9 में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग करो। 13.9 में आते हैं हम। 13.9 में आते हैं। न्यू ना, ये न्यू एनसीईआरटी का 13.9 है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी का बोलो तो 13.20 है, 13.20 है। ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है। बस इसमें बोला है कि दो न्यूट्रॉन्स हैं फ्रॉम द कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ऐसा सब लिखा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर और फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। 2 न्यूट्रॉन्स को हेड ऑन कोलिजन कराना है, मतलब 2 न्यूट्रॉन्स है, मतलब दोनों के चार्जेस सेम होंगे। उन दोनों को चार्जेस को रोकते हुए तुमको हेड ऑन कोलिजन करवाना है। तो कितने एनर्जी से तुमको इन दोनों को भेजना पड़ेगा, कितने पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों को एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा कि दोनों टकरा जाए। तो तुमको एनर्जी निकालना है। तो तुमको पता है कि सर जितने एनर्जी से इनके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, उतने एनर्जी से तुमको इसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर मतलब एनर्जी निकालने बोल रहे हैं। ये आर है, ये भी आर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर मतलब एनर्जी निकालने बोल रहा है। और कौन सा एनर्जी होगा इनके पास? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा पास में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, क्या होता है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, डिस्टेंस। इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, कैपिटल आर डिस्टेंस हो जाता है। तुमको पता है कि सर इसका वैल्यू क्या होता है? K का 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। Q1 का वैल्यू क्या होता है बताइए भाई? तो कितना चार्ज होता है न्यूट्रॉन के पास? न्यूट्रॉन के पास एक ही चार्ज होता है, ई। इसके पास भी ही चार्ज होता है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है? ये भी 2 फर्मीमीटर है, ये भी 2 फर्मीमीटर है। तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 फर्मीमीटर। और फर्मीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10⁻−15 लिख सकते हैं। ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो तुमको पता है कि सर इसको ई से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो ई से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब 1.6 × 10⁻−19 को ई तो बोलते हैं, ई से डिवाइड कर देते हैं, ये जूल में आ जाता है, ठीक है। तो इसको अब मैं फिर से सॉल्व करूँ तो अब ये जो आंसर आ रहा है, अगर मैंने ई से डिवाइड कर दिया तो ये जो आंसर है वो किस में है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। अब इसको मैं आंसर निकालता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा। 9
इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻15। 4 से 4 बार में जाएगा, 4 नहीं 36 हो जाएगा, हाँ कि ना। ये 9 है, ये 15 है, 15 ऊपर चले जाएगा तो -5 बचेगा, तो ये 10⁻, क्या बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन एनसीईआरटी में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में इसको दिया है 36, एक जीरो लगा दो, 10⁻3 बचेगा, और 10⁻3 को क्या लिख सकते हो आप 36, यहाँ पर 360, और ये 10⁻3 की जगह क्या लिख सकते हो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर है। ये यहाँ तक आपको समझ आया क्या? ठीक है, 13.9 था। एक लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो करते हैं। 13.10 है किसमें, न्यू में, और 13.21 है किसमें, ओल्ड में। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट क्यों होता है, प्रूफ करना है। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है कि सर डेंसिटी मास हो गया, और वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब पाई आर के क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, आर के क्यूब को क्या लिख सकते हो R0 a⁻1/3, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, हाँ कि ना। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रूफ कर रहे हैं ना, देखते हैं। अब इसके बाद देखो, अब आपको पता है कि सर जो मास है एक्चुअल में मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ पर 4/3 पाई R0 का क्यूब हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, ए का 1/3 है, तो 1/3 और 3 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, पावर में 1/3 और 3 का कैंसिल हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4/3 पाई R0 का क्यूब, ये आएगा। और इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये सब चीज़ कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो डेंसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ तक हमारा सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।